वेरी गुड मॉर्निंग। 15 जुलाई और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स के एमसीक्यू सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर एमसीक्यू। और ये एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ पर। देखिए, पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये आ रही है कि गूगल में भी इन्वेस्ट कर सकता है रिलायंस जियो में। फेसबुक के बाद यानी ये 13th इन्वेस्टमेंट हो सकता है अगर ये गूगल इन्वेस्टमेंट करती है रिलायंस जियो में। ठीक है, मे बी ये भी माना जा रहा है कि अगली जो इंडिया में 5G जो टेक्नोलॉजी है वो रिलायंस के द्वारा ही बूस्टअप की जा सकती है। ऐसे कुछ जो है अनाउंसमेंट किए जा सकते हैं, चांसेस हैं इसके। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, राजस्थान में पॉलिटिकल क्राइसिस शुरू हो गए हैं और जहां पर सचिन पायलट अभी तक जो डिप्टी सीएम थे उन्हें उनके पद से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। अब इस पॉलिटिकल क्राइसिस में कितना और संकट आ सकता है, क्या हो सकता है, ये आगे देखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसके, और इससे बढ़ने से पहले हम लोग बता दें आपको एग्जाम साला को फॉलो कर सकते हैं वेरी सोशल मीडिया साइट्स पर, जैसे कि टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम और फेसबुक, इवन यूट्यूब, जहां मिलते हैं आपको डेली अपडेट। और ये अपडेट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम लोग एमसीक्यू वाले पार्ट पर बढ़ते हुए पहला एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, जहां पर पहला एमसीक्यू आपसे ये पूछा है कि $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में किया जाएगा टेक्नोलॉजी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, ये $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जो है वो किसके द्वारा किया जाएगा, किस कंपनी के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है गूगल। ठीक है, गूगल इंडिया में $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर सकती है, जैसा कि सुंदर पिचाई ने 13 जुलाई को अनाउंसमेंट किया था। ये नेक्स्ट टू 5 to 7 ईयर्स में गूगल में इंडिया का डिजिटाइजेशन करने के लिए ये फंड इस्टेब्लिश किया जाएगा, जो होगा $10 बिलियन का। यहाँ पर ये चीज़ याद रखना है आपको। आगे बात करते हैं यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा है कि कौन से कंट्री ने भी हाल ही में इंडिया से ये कहा है कि चाबार रेल प्रोजेक्ट आपको नहीं बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं चाबार एयरपोर्ट है कहाँ। तो देखिए, चाबार एयरपोर्ट है ईरान में। तो ईरान गवर्नमेंट ने इंडिया से रेल प्रोजेक्ट बनाने के लिए मना कर दिया है। देखिए, ये है छाबार पोर्ट का लोकेशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ से जो रेल प्रोजेक्ट बना रही थी इंडिया, 4 साल से इसका प्रोजेक्ट चल रहा था। तो ये जो प्रोजेक्ट है रेल प्रोजेक्ट, ये जेडान तक जोड़ता है। और ये जेडान जो है ये अफ़गानिस्तान का एक जस्ट नियरेस्ट बॉर्डर लगता है, जहाँ से हम अफ़गानिस्तान की कनेक्टिविटी को आसान बना सकते थे। तो ये छाबार पे रेल प्रोजेक्ट जो है ये बनाया जा रहा था किसके द्वारा? इंडिया के द्वारा, जिसको अब ईरानियन गवर्नमेंट ने कहा है कि अब हम इसे खुद के द्वारा क्या करेंगे, बिल्ड करेंगे। एक चीज़ यहाँ पर ये नेगेटिव साइन जा रहा है, क्योंकि इंडिया कुछ भी प्रोजेक्ट बना रहा है जैसे आउटसाइड द इंडिया, उसमें इंडिया की तरफ से फंड का डिले होना या बहुत ज़्यादा टाइम लगना, इसमें बाहर की जो कंट्रियां हैं वो थोड़ा सा चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट की तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं, या फिर पूरी तरीके से अपने आप पर सेल्फ डिपेंड होती हैं। तो इंडिया के लिए काफ़ी ड्रॉबैक है कि इंडिया जो रेल प्रोजेक्ट बना रहा था उससे ये रेल प्रोजेक्ट जो है ले लिया गया है। तो काफ़ी नेगेटिव साइन है। आगे बात करते हैं यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछा है कि कौन से नेशंस ने अलाउ कर दिया है कि हम अपने यहाँ पर कॉमर्शियल फार्मिंग करेंगे, किस चीज़ की? जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है उनकी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है म्यांमार। म्यांमार कंट्री ने अभी हाल ही में, म्यांमार गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है कि हम अपने यहाँ पर जो संकटग्रस्त प्रजाति हैं, लगभग 20 जो संकटग्रस्त प्रजाति हैं उनकी हम फार्मिंग शुरू करेंगे। तो वाइल्ड लाइफ को ध्यान में रखते हुए, यानी जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसको ध्यान में रखते हुए, ये काफ़ी अच्छा साइन है। ठीक है, जिसमें कहा जा रहा है कि म्यांमार गवर्नमेंट अलाउ करेगी अपने यहाँ कॉमर्शियल फार्मिंग की, इंक्लूडिंग टाइगर्स, पेंगोलियंस, एरावाडी डॉल्फिन्स और जो क्रोकोडाइल्स हैं उनकी यहाँ पर फार्मिंग शुरू करेगी। नेक्स्ट, जो अभी इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, ये इंडेंजर्ड स्पीसीज हम लोग जान लेते हैं ये किसके द्वारा जारी की जाती है। देखिए, इंडेंजर्ड स्पीसीज जो है वो IUCN के द्वारा जारी की जाती है, यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स।
ये रेड डेटा बुक जारी करता है, जिसमें सभी संकटग्रस्त प्रजातियों का एक सर्वे होता है। सबसे पहला, अगर कोई भी प्रजाति यानी प्लांट या फिर वाइल्ड लाइफ से जुड़ी हुई है, तो उसमें अगर सबसे उसको कम जो है संकट है, तो सबसे पहले उसको दिया जाएगा लीस्ट कंसर्न, देन उसके बाद नियरली थ्रेटेंड, वल्नरेबल, इंडेंजर्ड स्पीसीज, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, और उसके बाद एक्सटिंक्ट एंड द एक्सटिंक्ट वाइल्ड लाइफ, है ना। तो ये सारी जो है कैटेगरीज हैं जिसमें रेड डेटा बुक अपनी लिस्ट निकालती है। तो सबसे कम खतरा होता है किसको? लीस्ट कंसर्न वाले को, और सबसे ज़्यादा खतरा होता है किसको? एक्सटिंक्ट वाली, यानी जिनको जो प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं उसको सबसे ज़्यादा खतरा होता है। तो रेड डेटा बुक यहाँ पर जारी की जाती है IUCN के द्वारा, ये याद रखना है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आप बताइएगा कि जो IUCN है इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? ठीक है, फटाफट आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि IUCN का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था। आगे बात करते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है कि कौन से कंट्री की जो इकोनॉमी है वो इकोनॉमी 41.2% क्या हो गई है, यानी नीचे गिर गई है। ठीक है, अभी लास्ट 3 मंथ में आप जानते हैं प्रेजेंट टाइम पर जो कोविड-19 का पेंडेमिक चल रहा है, इस दौरान इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। तो ये किस कंट्री के साथ हुआ है जिसकी इकोनॉमी 41.2% 3 महीने में गिरी है? तो इसका सही आंसर है क्या? सिंगापुर। सिंगापुर की इकोनॉमी 41.2% लास्ट 3 मंथ्स में क्या हो चुकी है? गिर चुकी है। और ये लॉकडाउन का एक्सटेंशन होना, पूरी तरीके से एशिया में बहुत सारी कंट्रियों में लॉकडाउन है जिसकी वजह से इकोनॉमी पूरी तरीके से नहीं चल पा रही है, और जिसके कारण इकोनॉमी 41.2% डाउन है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है आपको। आगे बात करते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है कि यहाँ पर फिक्की ने किसके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, यानी ज्वाइन हैंड किया है #रीइमेजिन कैंपेन के लिए। ये क्या करेगा? सपोर्ट करेगा जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है और साथ साथ में जो चिल्ड्रंस हैं इन इंडिया में। तो ये किसके साथ साइन किया है? ये साइन किया है यूनिसेफ के द्वारा। अब हम बात कर लेते हैं #रीइमेजिन कैंपेन के लिए। देखिए, #रीइमेजिन कैंपेन जो है वो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड यानी यूनिसेफ और फिक्की द्वारा यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें क्या होगा, जो मोस्ट वल्नरेबल पॉपुलेशन है जिसका कोविड-19 के दौरान सबसे ज़्यादा उस पर इम्पैक्ट पड़ा है, तो उसको सरवाइव करने के लिए, यहाँ पर उसके सपोर्ट के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। #रीइमेजिन कैंपेन, इसमें खासकर 2 ध्यान दिया जाएगा, जो सीनियर सिटीजन्स हैं और चिल्ड्रंस हैं। ठीक है, तो यूनिसेफ यहाँ पर रिकवर करने की कोशिश करेगी जो प्रेजेंट टाइम पर जो सीवियर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है कोविड-19 का चिल्ड्रंस पर और जो एल्डर सिटीजन्स हैं उन पर, तो उनको किस तरीके से रिकवर किया जाए, इसके लिए #रीइमेजिन कैंपेन चलाया गया। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ जान लेते हैं यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड के बारे में। तो देखिए, इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। याद रखना, आप लोग जिनेवा लगा देते हैं, तो जिनेवा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इसके जो हेड हैं कौन सा है? हेनरीटा होल्समैन 4। ठीक है, और फिक्की के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसकी प्रेसिडेंट है कौन? संगीता रेड्डी, और सेक्रेटरी हैं इसके दिलीप चिनॉय। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका है नई दिल्ली में। इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था फिक्की का? आप फटाफट कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। ये मैंने आपको यहाँ पर बताया नहीं है, आप मेंशन करिए कि फिक्की का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था। आगे बात करते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है कि कौन से बॉडी ने, रेगुलेटरी बॉडी ने भी हाल ही में लॉन्च किया है, इंश्योरेंस कंपनीज को कहा है कोरोना कवच और कोरोना रक्षक जैसे केसेस, मतलब ये पॉलिसीज कुछ लॉन्च करें इस तरीके से। देखिए, अब यहाँ पर इसका आंसर आप जान सकते हैं बहुत आसान तरीके से, अगर आपको पता हो कि इंश्योरेंस कंपनीज का रेगुलेटर कौन है। तो देखिए, इंश्योरेंस कंपनी का रेगुलेटर आपको पता होना चाहिए, ये है IRDA यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि जो कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कोरोना वायरस के केसेस, तो जो इनमें केसेस बढ़ने के दौरान
हॉस्पिटल का जो एक्सपेंसेस है बहुत ज़्यादा आ रहा है। यानी अब देख रहे होंगे आप कहीं न्यूज़पेपर में या पेपर कटिंग्स पे कि एक एक पेशेंट जो रिकवर होके आ रहा है उसको 5-5 लाख रुपए का जो बिल है वो दिया जा रहा है हॉस्पिटल के द्वारा। तो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस कंडीशन है इस समय। तो उसको ध्यान में रखते हुए आईआरडीए ने सभी इंश्योरेंस कंपनी को कहा है कि ये दो कोरोना कवच और कोरोना रक्षक जैसी पॉलिसीज़ को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करें, ताकि जो कोविड-19 के केसेस हैं उस पर उसमें जो हेल्थ का एक्सपेंडिचर है उससे आम आदमी पर काफ़ी कम इम्पैक्ट पड़े। तो इसमें जो मिनिमम एंट्री एज है वो है 18 ईयर्स और मैक्सिमम जो है वो 65 ईयर्स। दो पॉलिसीज़ यहाँ पर दी गई हैं। पहली पॉलिसी दी गई है ये है कोरोना कवच के बारे में, जिसमें आईआरडीए ने बताया है कि इसमें आप शॉर्ट टर्म के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी दे सकते हैं जो 3 to 5 ईयर से 5 मंथ से 9 to 5 मंथ तक हो सकती है, जिसमें 50,000 से 5 लाख रुपए तक का इंश्योर अमाउंट हो सकता है। और इसमें 5% डिस्काउंट भी मिलेगा जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनके लिए। मिनिमम और कोरोना रक्षक की जो बात की जा रही है इसमें कहा गया है हम मिनिमम इंश्योर्ड अमाउंट रखेंगे कितना 15,000 यानी 50,000 और मैक्सिमम इंश्योर्ड अमाउंट रखेंगे 2.5 लैक्स। जो टेन्योर रहेगा वो 3.5 से 9.5 मंथ तक रहेगा। तो ये चीज़ें याद रखना है आपको, कौन कौन सी पॉलिसी लॉन्च की गई है और उसके अंतर्गत कितने कितने अमाउंट को रखा गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बात करते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है कि इसमें एंट्रीम सीईओ बनाया गया है किसको, बीसीसीआई का। ठीक है, बीसीसीआई का एंट्रीम सीईओ किसको बनाया गया है, तो देखिए इसका सही आंसर है क्या, हेमांग एमएन। ठीक है, यहाँ पर देखिए अभी हाल ही में आपको पता होगा कि राहुल जौहरी इनका रेजिग्नेशन होने के बाद जो प्रेजेंट टाइम के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं इन्हीं को कुछ समय के लिए यानी शॉर्ट टर्म के लिए एक एंट्रीम सीईओ बना दिया गया है किसका, बीसीसीआई का। बीसीसीआई के आपको चेयरमैन आपको पता होंगे सौरभ गांगुली हैं और इसके सेक्रेटरी हैं कौन, जय शाह। ठीक है, ये चीज याद रखना है आपको। आगे बात करते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में शुद्ध जो अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग डिवाइस है ये किसके द्वारा डेवलप की गई है, जो सराउंडिंग कोविड-19 को पूरी तरीके से सभी डिवाइसेस को क्या करेगी, कोविड-19 के वायरस से मुक्त करेगी। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है यानी आईआईटी कानपुर। ठीक है, आईआईटी कानपुर ने अभी हाल ही में अल्ट्रावायलेट प्रोडक्ट लॉन्च किया है। जो अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग प्रोडक्ट हैं उनको पूरी तरीके से क्या करेगी, सैनिटाइज करेगी। ये एक स्मार्टफोन ऑपरेटेड डिवाइस होगी जो स्मार्टफोन की मदद से क्या की जाएगी, चलाई जाएगी। तो इसके यूज से जो प्लेसेस हैं, पब्लिक प्लेसेस जैसे हॉस्पिटल्स हैं, होटल्स हैं, मॉल्स हैं, ऑफिसेस हैं, स्कूल्स हैं, यहाँ पर ये डिसइंफेक्शन जो डिवाइस है वो क्या करेगी, डिसइंफेक्शन का काम करेगी। तो ये चीज़ याद रखना है, शुद्ध डिवाइस किसके द्वारा बनाई गई है, आईआईटी कानपुर के द्वारा। आगे बढ़ते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1500 जो करोड़ रुपए हैं वो किस स्टेट गवर्नमेंट को दिए हैं फॉर द पर्पज ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड रेजुवेनेंट पॉन्ड्स, यानी इसके लिए 1500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है हरियाणा। हरियाणा गवर्नमेंट को 1500 करोड़ रुपए दिए गए हैं जिसमें वो अपने वाटर कंजर्वेशन और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ा सकते हैं। देखिए 500 करोड़ रुपए यहाँ पर दिए गए हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए। इसके लिए जो स्कीम चलाई जाएगी हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा, मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम, इसके लिए 500 करोड़ रुपए। और जो 1000 करोड़ रुपए दिए गए हैं ये दिए गए हैं जो वहाँ पे तालाब हैं उनको किस तरीके से रेजुवेनेट किया जाए, इसके लिए 1000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में कोलकाता में हल्दिया एक डॉक है यानी हल्दिया एक पोर्ट है जहां पर फायर फाइटिंग फैसिलिटीज़, यानी अभी तक वहां पर एलपीजी और पेट्रोलियम से रिलेटेड कोई भी गुड्स आइटम्स नहीं अब जो है उतर सकते थे। तो उसको चलते ध्यान में रखते हुए फायर फाइटिंग जो फैसिलिटीज़ हैं वो दी जाएंगी किसकी तरफ से,
सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, यानी वहाँ पर फायर फाइटिंग फैसिलिटीज़ को लगाया जाएगा। तो इसके लिए कितने अमाउंट को दिया गया है कोलकाता जो पोर्ट है उसको, तो ये इसका सही आंसर है क्या, 107 करोड़ रुपए का अमाउंट दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग्स एंड पोर्ट की तरफ से। तो इसमें वहाँ पर फायर फाइटिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई जाएंगी, जिससे अब वहाँ पर ऑपरेशंस सभी कॉमर्शियल गुड्स खासकर पेट्रोकेमिकल गुड्स जो है वहाँ पर उनका ऑपरेशन आसानी से चलाया जा सकता है। ठीक है, तो ये थे आज के एमसीक्यू। आज हम लोग स्टैटिक जीके में डिस्कस करेंगे, यानी उत्तराखंड के बारे में। ठीक है, कल हमने उत्तर प्रदेश के बारे में डिस्कस किया था। ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल है या नहीं है, आप इसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए कि जो स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है जो मैं डिस्कस करता हूँ ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए या नहीं है, या इसमें और कितना सुधार किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के जीके वाले पार्ट को। सबसे पहला है उत्तराखंड। उत्तराखंड में आप देखेंगे इसकी कैपिटल जो है वो देहरादून, लेकिन अभी हाल ही में नई समर कैपिटल जो है वो रिकॉग्नाइज की गई है गैरसैंण। अब यहाँ पर सीएम याद रखना त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, गवर्नर आपको पता है बेबी रानी मौर्य हैं। फॉर्मेशन इसका बहुत ही 2000 के ईयर में हुआ था, 9 नवंबर 2000 में, और एरिया रैंक के हिसाब से 19th पोजीशन पर आता है। डेंसिटी के हिसाब से यहाँ पर 189 किलोमीटर पर स्क्वायर्स में इसकी डेंसिटी है। लिटरेसी रेट काफ़ी अच्छा है 79%, और इसका सेक्स रेशियो है 963। ठीक है, जो भी काफ़ी अच्छा है। और लेजिस्लेटिव असेंबली में यहाँ पर देखेंगे, यानी जो विधानसभा सीटें हैं उनकी संख्या है 71 सीट्स। लोकसभा सीटों की बात करें यहाँ पर 5 सीटें हैं, और राज्यसभा सीटों की बात करें तो 3 सीट हैं। इसके आगे की स्टैटिक जीके के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कल के पार्ट में। तब तक बने रहिए एग्जामशाला के साथ, और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। लोगों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सीख सकें। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।